बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम ज़ीशान अली ख़ान है और मैं यूएई की एक वेल रेप्यूटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में एज़ ए क्यूएचएसई मैनेजर काम करता हूँ। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि मेरी पहली वीडियो होगी रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लड़के हमारे जो निबोश आईजीसी का पेपर देने जाते हैं और निबोश एग्ज़ामिनेशन पास करना चाहते हैं, उनमें निबोश आईजीसी 3 में वो फ़ेल हो जाते हैं। तो मैंने ज़रूरत को महसूस किया कि हमें इनको बताना चाहिए एज़ ए प्रोफ़ेशनल कि निबोश आईजीसी 3 पेपर पास किस तरह से किया जा सकता है, और इसको हम जो है उर्दू और हिंदी में डिस्कस करेंगे ताकि सब लोगों को बआसानी समझ आ सके। ठीक है? ताकि उनकी अपनी ज़बान में होगा तो वो बआसानी इसको समझ सकते हैं, उसके बाद जाके वो अपने पेपर इंग्लिश ज़बान में भी दे सकते हैं बआसानी, कोई ऐसा इश्यू नहीं आएगा इनको इंशाअल्लाह। ठीक है? अच्छा, ये मेरी पहली वीडियो है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे भी आने वाले लड़के जो हमारे न्यू कमर्स हैं उनको फ़ायदा हो सके और वो बआसानी निबोश आईजीसी 3 पास कर सकें। ठीक है? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब निबोश आईजीसी 3 में देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है कि निबोश आईजीसी 3 पेपर जब हम अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो हमारे पास 5 ऐसी मेजर मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पेपर फेल हो जाता है और हमारा जो है टाइम वेस्ट होता है और हम जो है डिमोरलाइज़ भी होते हैं। ठीक है? कि हमारा आईजीसी पेपर 3 क्यों नहीं निकल पा रहा। सबको सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है आईजीसी 3, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, तो आगे जाके आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएँगी और आप बआसानी निबोश आईजीसी 3 पास कर सकते हैं। अच्छा, इसमें देखिए हमारे पास पहली मिस्टेक जो हम इसमें करते हैं ना, सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं यहाँ पे वो करते हैं रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट या स्कोप ऑफ वर्क, एरिया ऑफ रिस्क असेसमेंट। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने जाते हैं, जब हमें निबोश आईजीसी 3 का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलता है, तो हमें कुछ टाइम दिया जाता है और कहा जाता है कि कोई भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें जिसकी बेसिस पर आप रिस्क असेसमेंट करके दें। अब उसमें हम करते क्या हैं कि हम रॉन्ग स्कोप ऑफ वर्क सेलेक्ट कर लेते हैं। जिस एरिया में हम काम नहीं करते या जिस एरिया की हमें अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके बावजूद हम वो एरिया या वो स्कोप ऑफ वर्क सेलेक्ट करते हैं, उसके क्या होता है कि हम हैज़र्ड सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी जो है एज़ ए एचएससी प्रैक्टिशनर है एक ऑफ़िस एरिया में, ठीक है? किसी भी कंपनी का ऑफ़िस है, उसमें वो एज़ ए एचएससीक्यू प्रैक्टिशनर काम करता है और वो सिर्फ़ उसका स्कोप ऑफ वर्क है ऑफ़िस एरिया, ठीक है? कोई मार्केटिंग फ़र्म है या कुछ भी कह लें, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट फ़र्म है, तो वहाँ पर उनका क्या है कि ऑफ़िस एरिया में उसका स्कोप ऑफ वर्क है, वहाँ के अलावा वो कभी किसी वेल्डिंग प्लांट पे नहीं गया, कभी उसने जो है वेल्डिंग वर्कशॉप्स विज़िट नहीं की, ऑयल एंड गैस प्लांट पे नहीं गया, साइज़मिक सर्वे पे नहीं गया, एक्सप्लोरेशन प्लांट पे नहीं गया, ठीक है ना? या प्रोडक्शन प्लांट पे नहीं गया, वेल साइट पे नहीं गया और वो उसकी स्कोप ऑफ वर्क उठाता है और वहाँ पर जो है हैज़र्ड आइडेंटिफ़ाई करके रिस्क असेसमेंट बना के भेज देता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि वो प्रॉपर्ली हैज़र्ड आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता या सारे हैज़र्ड आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता, जिसकी बेसिस पे क्या होता है कि उसका प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए कि हमें स्कोप ऑफ वर्क करेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। जिस एरिया में हम जो है काम करते हैं या जिसकी हमें नॉलेज है, उस एरिया को हम सेलेक्ट करें और वहाँ उसकी बेसिस पे हम रिस्क असेसमेंट करें, हैज़र्ड आइडेंटिफ़ाई करें, ठीक है? तो हमारा पेपर इंशाल्लाह पास हो जाएगा। दूसरी गलती जो है हमारी वो क्या है कि हमें जो है बहुत सारे लोग हमारे पास अब एज़ ए प्रोफ़ेशनल मुझे तकरीबन जो है 12 साल हो चुके हैं इस फ़ील्ड में। तो मैंने बहुत सारी ऑयल एंड गैस कंपनीज़ में काम किया, फैसिलिटी मैनेजमेंट में काम किया। अब बहुत सारे जो हमारे एचएससी प्रैक्टिशनर्स होते हैं, उनको हैज़र्ड और रिस्क का पता ही नहीं होता कि हैज़र्ड और रिस्क में डिफ़रेंस क्या है। तो हमें क्या होता है कि हम हैज़र्ड की जगह जो है रिस्क लिख रहे होते हैं वहाँ पे और रिस्क असेसमेंट पूरी फ़िल करके भेज देते हैं और हम वहाँ फ़ेल हो जाते हैं। तो हमें क्या चाहिए कि हमें पहले प्रॉपर पता होना चाहिए रिस्क क्या है और हैज़र्ड क्या है, ठीक है? इसमें आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिस्क और हैज़र्ड में डिफ़रेंस क्या होता है, ठीक है? हम प्रॉपर्ली एक रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर्ली एक रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करा के दूँ और उससे आपको पता चल जाए कि हैज़र्ड क्या है, रिस्क एस्टिमेशन कैसे होती है और हम क्या-क्या टूल्स यूज़ करते हैं रिस्क असेसमेंट करने के लिए। और इंशाल्लाह आप अगर इसको सही से समझ लेंगे, तो आपका आईजीसी पेपर 3 जो है बहुत आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है? अच्छा जी, हमारे पास जो है आ जाता है थर्ड जो हम गलती करते हैं वो क्या करते हैं, हम जब रिस्क
या हैजर्ड आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं रिस्क असेसमेंट के लिए, तो हम टेक्निक्स प्रॉपर यूज नहीं करते या प्रॉपर टूल्स यूज नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे कुछ हैजर्ड जो होते हैं वो रह जाते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमारा पेपर फेल हो जाता है। और इसमें बाज़ ऐसे होते हैं कि जो क्रिटिकल हैजर्ड्स होते हैं, जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं, जब असेसर उसको असेस करता है या पेपर चेक कर रहा होता है, उसको वो हैजर्ड्स जो है नज़र नहीं आते, जिसकी बेसिस पे वो हमें फेल कर देता है या हमें कम मार्क्स देता है। अच्छा, अब हमारे पास आता है चौथा जो हम गलती करते हैं, चौथी गलती है हमारे पास कि हम हैजर्ड तो आइडेंटिफाई कर लेते हैं सारे, लेकिन जो उनकी रिस्क एस्टिमेशन होती है वो प्रॉपर नहीं कर पाते, या रिस्क एस्टिमेशन जो है उनकी गलत कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें मार्क्स कम मिलते हैं और हम फेल हो जाते हैं। पांचवा हमारे पास जो गलती आती है वो क्या है? नॉट फॉलोइंग द हायरार्की ऑफ कंट्रोल्स। देखें, कभी भी आप जब हैजर्ड आइडेंटिफाई हो गए हमारे पास, उसकी रिस्क एस्टिमेशन हो गई, तो उसकी बेसिस पे हमें कंट्रोल मेजर्स देने होते हैं कुछ, ताकि इन हैजर्ड्स को कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, या काउंटर मेजर्स आप कह सकते हो। तो वो जो कंट्रोल्स होते हैं वो होते हैं हमारे ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की ऑफ कंट्रोल। हायरार्की ऑफ कंट्रोल जो है हमारी एक ISO 9000 सॉरी ISO 45001 2018 में भी डिफाइन की गई है, जो कि पहले ISO या OSAS 18001 था, वो अब ISO 45001 2018 का वर्जन आ गया है, तो उसके अंदर भी डिफाइन की गई है। तो उसकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल देते हैं कि पहले हमें कौन सा कंट्रोल मेजर लेना चाहिए और फिजिबल कंट्रोल मेजर कौन सा होगा इस हैजर्ड को कंट्रोल करने के लिए या इसके रिस्क को मिटिगेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हमें कौन सा कंट्रोल मेजर हमारे लिए सुइटेबल होगा। तो हम उसकी बेसिस पर क्या करते हैं, हायरार्की ऑफ कंट्रोल फॉलो करते हुए कंट्रोल मेजर्स आइडेंटिफाई करते हैं या रिकमेंड करते हैं, राइट। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, निबोश IGC 3 है क्या? देखिए, हाँ भी मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस की रिस्क असेसमेंट के हवाले से। बेसिकली निबोश IGC 3 जो है पेपर, वो पर्टिकुलर एक रिस्क असेसमेंट है, एक हाई लेवल की रिस्क असेसमेंट है, ठीक है। अब अगर हमारे पास रिस्क असेसमेंट की बेस मजबूत होगी, हमें पता होगा कि रिस्क असेसमेंट होती क्या है, किस तरह से कंडक्ट करते हैं, तो हम इस एक हाई लेवल की रिस्क असेसमेंट को बआसानी अचीव कर सकते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने कुछ चीजें जो है बड़ी सिंपली दी हुई हैं कि ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे क्या होगी, आपकी हैजर्ड या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। बट हम जब रिस्क असेसमेंट करेंगे, हम हैजर्ड, कॉन्सिक्वेंसेस, ये सारी चीजें सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम हाई लेवल के रिस्क असेसमेंट या निबोश IGC 3 अटेम्प्ट करने जाएं, तो हमें पता हो कि हम क्या चीजें जो है बीच में से गायब हो रही हैं और क्या चीजें, क्योंकि बैकग्राउंड में देखें, जब ये हैजर्ड की बात करता है, कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता है, तो इसके बैकग्राउंड में कोई चीज चल रही है। बैकग्राउंड में क्या चीज चल रही है, उसमें रिस्क रेटिंग चल रही है, ठीक है। रिस्क रेटिंग हम कहाँ पे पता चलेगी, अभी हम नीचे जाएंगे, नीचे जाके आगे हम पता करेंगे कि जो रिस्क रेटिंग है वो किस तरीके से आइडेंटिफाई होती है और किस तरीके से हम रिस्क रेटिंग देते हैं। उसकी बेसिस पे हमारे पास हैजर्ड्स आते हैं, उनके कम और कॉन्सिक्वेंसेस हमें पता चलते हैं। फिर इसके बाद हम इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म एक्शंस लेते हैं, एक्शंस या काउंटर मेजर्स। काउंटर मेजर्स हमारे पास कंट्रोल्स आ गए, जो हमने कहा, इसको हम देते हैं एज पर हायरार्की ऑफ कंट्रोल। उसके बाद हम क्या करते हैं, टाइम स्केल इसका देना होता है कि कौन सा काउंटर मेजर या कौन सी जो कंट्रोल मेजर्स है वो हमारे पास कितने दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए। ये एस्टिमेटेड होता है या टेंटेटिव होता है, बट ये ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स होता है कि हमने कौन सा एरिया या कौन सा स्कोप ऑफ वर्क सेलेक्ट किया था, उसकी बेसिस पे हमने कौन सा हैजर्ड आइडेंटिफाई किया, काउंटर मेजर्स क्या दिए। अब काउंटर मेजर्स में हायरार्की हमने क्या फॉलो की, हमने अगर उसे एलिमिनेट किया है तो उसमें हमने टाइम स्केल कितना देना है। ये सारी चीजें हमें आगे जाके जब हम रिस्क असेसमेंट करेंगे प्रॉपर, तो हमें ये सारी चीजें पता चलती जाए, ठीक है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब सबसे पहले देखें, हमें पता होना चाहिए कि हैजर्ड होता क्या है, हैजर्ड की डेफिनेशन क्या है। हैजर्ड की डेफिनेशन अगर आप देखें तो एनीथिंग एंड सिचुएशन, कोई भी चीज और सिचुएशन विच कुड कॉज हार्म टू यू और एनीवन और हैज अ पोटेंशियल टू कॉज हार्म। कोई भी ऐसी चीज या सिचुएशन ऐसी जो हमें क्या कर सकती है, नुकसान कर सकती है या नुकसान पहुंचाने का पोटेंशियल रखती है, वो हैजर्ड कहलाती है या नुकसानदेह चीज कहलाती है, ठीक है। उसकी एग्जाम्पल क्या क्या हो सकती है, उसकी एग्जाम्पल देखें, हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हमारी एक एग्जाम्पल आ रही है। इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल भी रखती है नुकसान पहुंचाने का,
ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी हैजर्डस है भी, नुकसानदेह भी है। अगर हम इसमें एक्सपोज होते हैं तो यह हमें नुकसान कर सकती है, और उसके बाद पोटेंशियल है हमें नुकसान करने का या हमें डेंजर में डालने का। ये हो गया केमिकल्स। केमिकल्स भी क्या है, इस डेफिनेशन पे पूरे उतरते हैं। अगर हम एक्सपोज होते हैं किसी भी केमिकल में तो वो हमें क्या कर सकता है, और उसके बाद पोटेंशियल है हमें नुकसान पहुंचाने का। ये हो गया हमारे पास टॉक्सिक गैसेस हैं, जैसे हमारे पास H2S होती है, H2S गैस है, और जो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। ये सब क्या है, हैजर्डस गैसेस हैं या टॉक्सिक गैसेस हैं। इनको हम हैजर्डस गैसेस भी कहते हैं। ठीक है, ये नुकसान पहुंचा सकती हैं और पोटेंशियल भी रखती हैं नुकसान पहुंचाने का। ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल में बार बार क्यों कह रहा हूँ कि देखिए कोई भी चीज, एक तो नुकसान हमें अगर हम एक्सपोज होते हैं तो नुकसान पहुंचाएगी हमें। ठीक है, और अगर हम एक्सपोज नहीं भी हो रहा है लेकिन उसके पास एक पोटेंशियल है, लाइक इलेक्ट्रिसिटी, केमिकल्स, टॉक्सिक गैसेस या शार्प एजेस, इनके पास एक पोटेंशियल है। अगर हम एक्सपोज होते हैं इनमें तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं बआसानी। ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया एंड वायरसेस, ये भी हमें क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। बैक्टीरिया और वायरसेस हमें बआसानी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इनमें पोटेंशियल भी है नुकसान पहुंचाने का। जैसे कि अभी आप एग्जांपल ले सकते हैं कोविड-19 की। कोविड-19 एक वायरस है जो कि पोटेंशियल लगता है हमें नुकसान पहुंचाने का, और ये हमें नुकसान पहुंचा भी रहा है। बहुत सारे लोग हमारे जो है क्या है, इसकी वजह से बीमार हैं, और कुछ जो है बीमार नहीं हुए हैं और सर्वाइव किया है, या और कुछ लोगों ने सर्वाइव कर लिया है, लेकिन ये पोटेंशियल लगता है हमें नुकसान पहुंचाने का। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लिए ये भी एक हैजर्ड है। इसकी भी हम एक पर्टिकुलर रिस्क असेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास सब ये एक नया एक हैजर्ड आ गया है जो कि पहले नहीं था। तो इसकी एक अलग से रिस्क असेसमेंट्स हो रही हैं कि कोविड-19 की प्रिवेंशन, हाउ टू प्रिवेंट फ्रॉम कोविड-19। तो हम इसकी भी रिस्क असेसमेंट करेंगे। तो आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारी प्रैक्टिकल वीडियोस इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा, जो जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और जो है इसको फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये वीडियोस आपको ऑफ एंड ऑन मिलती रहेंगी। अच्छा, लो इल्यूमिनेशन है, ये भी एक हैजर्ड है। भाई किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रोशनी कम है, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, तो इससे क्या होगा, हमें नुकसान होने का खतरा है, और ये भी एक पोटेंशियल लगता है हमें नुकसान करने का। ठीक है। अच्छा, अब ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं इसमें बहुत सारे हैजर्ड जो हैं इन्होंने जनरल हैजर्ड दिए हैं, या टाइप ऑफ हैजर्ड्स मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि मैं सारी चीजें प्रैक्टिकल डिस्कस करूंगा आपसे, जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको फायदा दे सके। अभी यहाँ पर जो है जितने भी हैजर्ड्स हैं, ये टाइप ऑफ हैजर्ड्स हैं। ठीक है, एर्गोनॉमिक हैजर्ड है, ये सारे हैजर्ड हैं। मैं आपको सारी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रहा हूँ, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। जब रिस्क असेसमेंट करेंगे तो ये एग्जाम में जो टाइप वाइज है, ये भी हैजर्ड हम डिस्कस करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, वर्क एट हाइट आ गया हमारे पास। वर्क एट हाइट भी एक हैजर्ड है। अगर एक आदमी जो है 2 मीटर जमीन से 2 मीटर ऊंचाई पे काम करता है तो वो क्या कर सकता है, नीचे गिर सकता है, तो वो भी एक हैजर्ड है हमारे लिए। और जो हमारे पास कन्फाइंड स्पेसेस आ गई। कन्फाइंड स्पेसेस कोई भी ऐसा एरिया जो कि ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, या परमानेंट ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिजाइन नहीं किया गया है, और उसकी जो है लिमिटेड क्या है, एग्जिट और इग्रेस या एंट्रेंस और इग्रेस के उसके वेज हैं, मिनिमल हैं, एक है या दो हैं, लेकिन और उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है, उस एरिया को हम जो है कन्फाइंड स्पेसेस कहते हैं। वो भी एक हैजर्ड है। उसमें टॉक्सिक गैसेस हो सकती हैं, और जो है फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं, सफोकेशन हो सकती है। तो इसको भी हम पर्टिकुलरली आगे जाके इंशाल्लाह किसी वीडियो में पर्टिकुलर कन्फाइंड स्पेसेस के ऊपर मैं बनाऊंगा, तो आपको ये सारी चीजें बताऊंगा, और किस इंडस्ट्री में कौन कौन सी कन्फाइंड स्पेसेस हो सकती हैं, और वहां पर हमें रिस्क असेसमेंट कैसे करनी चाहिए, ये हम बाद में आगे आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, रिस्क असेसमेंट देखो जी, रिस्क असेसमेंट अब होती क्या है, हैजर्ड हमें पता चल गया, कोई भी ऐसी चीज और सिचुएशन जो हमें नुकसान कर सकती है या नुकसान पहुंचाने की ताकत रखती है, वो हैजर्ड है। अब हमें रिस्क असेसमेंट कैसी होती है, भाई रिस्क असेसमेंट है क्या। अब रिस्क असेसमेंट क्या है, रिस्क असेसमेंट हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी का प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सीवियरिटी। अब आप कहेंगे कि ये प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी आएगी कहाँ से, अब इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हमारे पास आ जाती है प्रोबेबिलिटी। क्या है प्रोबेबिलिटी, है कि चांसेस दैट अ हैजर्ड कुड हार्म टू यू और एनीवन, ठीक है ना, और नॉट कोई भी हैजर्ड जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, इसकी रिस्क रेटिंग भी हम देखेंगे, इसकी जो प्रोबेबिलिटी की 1 से लेके 5 तक की रेटिंग हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से रेटिंग दे सकते हैं।
तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि इसके चांसेस कितने हैं कि कोई भी हैजर्ड हमें नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। अब इस नुकसान पहुंचाने और ना पहुंचाने के बीच में जो है हम एक चीज लेते हैं कि हम इसको रेटिंग दे देते हैं 1 से लेके 5 तक, कि अगर हम ये नुकसान पहुंचाता है तो 1 से लेके 5 तक कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि भाई 1 जो है बहुत ज्यादा मतलब कम नुकसान पहुंचाएगा, 2 उससे थोड़ा ज्यादा पहुंचाएगा, 3 उससे ज्यादा और 5 जो है सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। तो इससे हमें क्या होगा, हमें पता चलेगा कि भाई 5 जो है ये हैजर्ड जो है हमें 5 अगर नुकसान पहुंचा सकता है तो इसका मतलब है कि आदमी को मार भी सकता है। ठीक है, ये हम आगे जाके और क्लियर हो जाएगा जब हम जो प्रोबेबिलिटी की रेटिंग है, रिस्क रेटिंग है, ये सारी चीजें आगे जाके हम आगे डिस्कस करते हैं तो ये सब पता चलता जाएगा। अच्छा, अब हमारे पास आ गया सिवियरिटी। क्या है भाई, सिवियरिटी है हमारे पास हाउ मच। अब ये जो हैजर्ड है ये हमें 1 से लेके 5 तक नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। अब सिवियरिटी क्या है भाई, कि हाउ मच इट वुड बी द इफेक्ट ऑफ हार्म टू यू इन टू द एक्सपोजर इन द हैजर्ड। अब क्या है कि अब हमें सिवियरिटी क्या होगी, अगर ये हैजर्ड हमें नुकसान पहुंचाता है उसकी सिवियरिटी क्या होगी, यानी कि जो इसका हमें वो होगा इम्पैक्ट हम पर जो आएगा वो कितना आएगा, इम्पैक्ट बहुत कम आएगा या बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, प्रोबेबिलिटी ने हमें बता दिया कि भाई चांसेस कितने हैं, हैजर्ड हमें नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता। ठीक है, अब सिवियरिटी हमें बताएगी कि नुकसान पहुंचा सकता है अगर ये हैजर्ड प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, 5 है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज लाइन पे काम कर रहे हो। ठीक है, अब ये हमें नुकसान पहुंचा सकती है, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड हमें नुकसान पहुंचा सकता है, बट सिवियरिटी कितनी होगी। ठीक है, अब सिवियरिटी डिपेंड करेगी हमारे पास काउंटर मेजर्स पे, हमने जो है कंट्रोल मेजर्स कितने लिए हैं, काउंटर मेजर्स कितने किए हैं हमने, तो उसकी बेसिस पे हमें ये क्या बताएगी कि हमारे पास नुकसान हमें होगा तो कितना होगा। सिवियरिटी हमें बताती है नुकसान की शिद्दत, कितना नुकसान होगा। ठीक है, अगर हमें हैजर्ड हमें जो है नुकसान पहुंचाता है, प्रोबेबिलिटी हमें बता रही है चांसेस कितने हैं कि कोई भी हैजर्ड हमें नुकसान पहुंचा सकता है। सिवियरिटी हमें बता रही है कि इसकी सिवियरिटी या शिद्दत कितनी होगी। ठीक है, अब इसकी जो प्रोडक्ट होगा, अगर फॉर इसको हम आगे जाके डिस्कस करते हैं नंबरिंग में तो आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। इसकी जो प्रोडक्ट होगा प्रोबेबिलिटी का और सिवियरिटी का, वो हमारे पास होगा रिस्क बेसिकली। ठीक है, अब हमारे पास आ गया रिस्क मैट्रिक्स। देखिए रिस्क मैट्रिक्स क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आप एक साइड पे देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी एक साइड पे आप देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टली आप देख रहे हैं सिवियरिटी। अब 1 से लेके 5 तक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर लेफ्ट साइड पे, और ये टॉप पे आप देखें 1 से लेके 5 तक सिवियरिटी है। अब हमारे पास अगर हम कहते हैं कि 1 प्रोबेबिलिटी है किसी भी हैजर्ड की नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता, उसको हम कहते हैं 1। अगर 1 उसकी जो है चांसेस हैं कि हमें नुकसान पहुंचा सकता है, और जो है हमारे पास 1 ही क्या है सिवियरिटी, तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आएगा। यानी कि हमारे पास ये जो एरिया है ये हमें रिस्क बता रहा है कि रिस्क कितना है। ये जो पूरा एरिया है ग्रीन येलो रेड, ये पूरा हमारे पास 1 से लेके 25 तक ये हमें बता रहा है रिस्क लेवल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब इसी तरीके से हम इनको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे लेते हैं भाई 4, किसी भी कोई हैजर्ड है या इलेक्ट्रिकल लाइन की जो हमने बात की, एनर्जाइज लाइन पे आप काम कर रहे हैं, तो उसका है जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है कि 4 हैं कि भाई चांसेस आपको लाजिम है कि करंट लग सकता है। आप विदाउट पीपीस काम कर रहे हो, एनर्जाइज लाइन पे काम कर रहे हो, या विद पीपीस काम कर रहे हो लेकिन एनर्जाइज लाइन पे काम कर रहे हो। ठीक है, तो अब उसमें क्या है हमारे पास 4 जो है हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी है, चांसेस, और हम कह देते हैं कि भाई 3 जो है सिवियरिटी है। हमने पीपीस पहने हुए हैं या हम जो है काफी एक्सपीरियंस है, बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हम आगे जाके देखेंगे जो कि इस पे इम्पैक्ट करते हैं कि सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी कितनी हो। तो हम कहते हैं कि भाई 3 जो है या 3 इसकी जो है सिवियरिटी है। अब 4 इंटू 3 कितना होगा, 16। 4 इंटू 3 12 होगा। ठीक है, सॉरी 4 इंटू 3 12 होगा। अब 12 आता है यहाँ पर हमारे पास मॉडरेट, मॉडरेट सॉरी हमारे अच्छा 12 आता है हमारे पास मॉडरेट रिस्क रेटिंग में, राइट। ये आ गई हमारे पास मॉडरेट 12 रिस्क रेटिंग। तो इसका क्या होगा कि हमें इस पर कंट्रोल मेजर्स लगाने होंगे और कंट्रोल मेजर्स की बेसिस पे हमारी रिस्क रेटिंग कम हो जाएगी। ठीक है, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। ये आपको समझ आ गया कि सिवियरिटी और प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से निकालते हैं।
1 से लेके 5 तक हमने प्रोबेबिलिटी दी, 1 से लेके 5 तक सीवियरिटी दी। अब जितनी हम रेटिंग देंगे इनको, उसका प्रोडक्ट होगा वो रिस्क असेसमेंट कहलाएगा, रिस्क कहलाएगा बेसिकली, सॉरी रिस्क असेसमेंट नहीं कहलाएगा, रिस्क असेसमेंट पूरी एक एक्टिविटी है, रिस्क कहलाएगा। आगे जाके उसके कंट्रोल मेजर्स देंगे, टाइम स्केल देंगे, तो फिर हमें क्या पता चला बन जाएगी हमारी प्रॉपर एक रिस्क असेसमेंट हो जाएगी। ठीक है,